हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हम कर रहे हैं आजकल क्लास 10th का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ मैथ्स बाय सीबीएसई। फर्स्ट पार्ट में मैंने सेक्शन ए कंप्लीट किया था, सेकंड पार्ट में मैंने सेक्शन बी कंप्लीट किया था और आज हम सेक्शन नंबर सी कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर लेक्चर आपको हेल्पफुल लगता है, समझ आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स को। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अभी आगे बढ़ने से पहले मैं 1 मिनट में आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी मुझे फ्री लाइव क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं, टोटली फ्री। डेली 6 PM to 7 PM पर आप मुझे लाइव ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, लाइव क्लास में क्लास 10th का ही आपका सिलेबस मैं करवा रही हूँ। वहाँ पर आपका रिवीजन हो रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, पोल होते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, जो भी रिवीजन होता है और जो भी डाउट्स आप मुझे देंगे उन सब का तुरंत लाइव सॉल्यूशन मैं वहाँ पर आपको कराती हूँ। ठीक है, तो मैं होप करूँगी आप सभी वहाँ ज़रूर ज्वाइन करें। क्लास का लिंक आपको बेटा जी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्लियर है? जैसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, डिटेल्स में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको क्लास का लिंक मिल जाएगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर सी अपना। तो ये है बेटा अपनी नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर सी। 6 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के, लेकिन इंटरनल चॉइस है तो उनमें हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। 6 नहीं है, 8 क्वेश्चन हो जाएंगे ये एक्चुअल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ा करो। नेशनल आर्ट कन्वेंशन गोट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये अपनी एक नेशनल आर्ट की कोई कन्वेंशन है जो रजिस्ट्रेशन कर रही है पूरे कंट्री में से। अब ध्यान देंगे, ऑफ विच 60 आर इंटरेस्टेड in music, 84 are interested in dance and 108 students are interested in handicraft। ये आपने नोट कर लेना है। म्यूजिक के 60 स्टूडेंट्स हैं और भाई अपने डांस के 84 स्टूडेंट्स हैं और अपने हैंडीक्राफ्ट्स के 108 स्टूडेंट्स हैं। क्लियर हो गया? फॉर ऑप्टिमम कल्चरल एक्सचेंज ऑर्गेनाइजर्स विश टू कीप देम इन मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स। चाहते हैं कि कम से कम ग्रुप में बच्चे रहें, सो दैट ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन द सेम आर्ट फॉर्म। एक जैसे आर्ट वाले बच्चे एक ही ग्रुप में रहे, म्यूजिक में म्यूजिक, डांस में डांस और हैंडीक्राफ्ट में हैंडीक्राफ्ट वाले बच्चे ही रहे। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप इज द सेम, और हर ग्रुप में बच्चों का नंबर भी सेम होना चाहिए। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप। ये तो आ जाता है पहला क्वेश्चन कि जितने भी ग्रुप्स बनेंगे तो हर ग्रुप में कितने बच्चे होंगे। तो ये HCF आ जाएगा आपका इन तीनों का। ठीक है, ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये आपका इन तीनों का क्या आ जाएगा? HCF आ जाएगा। फिर पूछता है फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ईच आर्ट फॉर्म, यानी म्यूजिक के कितने ग्रुप बनेंगे, डांस के कितने बनेंगे, हैंडीक्राफ्ट के कितने। उसके बाद हाउ मैनी रूम्स आर रिक्वायर्ड इफ ईच ग्रुप विल बी अलॉटेड ए रूम। अगर एक ग्रुप को एक रूम मिल रहा है तो कितने रूम्स हमें चाहिएंगे। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पूरे स्क्रीन को मैं एक बार क्लीन करती हूँ, थोड़ा सा हम स्लाइड को ऊपर ले लेते हैं और अब हम अपना क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको 60 का, 84 का और 108 का LCM निकालना है। तो बहुत आसान है। 60 होता है 12 5 जा तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। फिर आ जाओ 84 पर, 12 7 जा 84 होता है तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 7 जा 84। और जब 108 करोगे तो 12 9 जा होता है। तो फैक्टर्स आप कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आसानी से मैं समझ सकती हूँ कि आप इनके फैक्टर्स कर सकते हो। ठीक है, आप फैक्टर्स आसानी से कर सकते हो। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36 और ये आ जाएगा 3 जा ना, हाँ जी 3 जा ये आ जाएगा। ठीक है ना, 27 4 जा 108। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप। वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो हो जाएगा HCF ऑफ 60।
108 एंड 84। और HCF क्या होता है? HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स मिनिमम पावर। तो 2 देख लो, 2 इसमें भी 2 बार है, इसमें भी 2 बार है और इसमें भी, तो 2 रेज टू पावर तो 2 आ जाएगी। 3 कॉमन है तीनों में और एक एक बार ही मैच कर रहा है बस, तो 3 रेज टू पावर 1, तो 2 2 जा 4 इंटू 3, तो 12 हमारा HCF आ जाएगा। यानी कि हर ग्रुप में 12 स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, हर ग्रुप में अपने कितने स्टूडेंट्स होंगे? 12। अगला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ईच आर्ट फॉर्म। भाई म्यूजिक को पकड़ लो, मान लो म्यूजिक है, म्यूजिक में कितने स्टूडेंट्स हैं? 60। तो कितने ग्रुप बनेंगे? एक ग्रुप में 12 स्टूडेंट्स हैं तो 60 स्टूडेंट्स हैं, तो कितने ग्रुप बनेंगे म्यूजिक में? तो आप लिखोगे नंबर ऑफ ग्रुप्स इज इक्वल टू 60/12 यानी 5। और नंबर ऑफ ग्रुप्स इन डांस, तो डांस में हमारे 84 स्टूडेंट्स हैं तो 84/12 7 ग्रुप्स बनेंगे। और तीसरा हमारा आ जाता है हैंडीक्राफ्ट, तो नंबर ऑफ ग्रुप्स इन हैंडीक्राफ्ट, तो हैंडीक्राफ्ट में 108 हैं तो 12 से डिवाइड करोगे तो 9। तो पहली फॉर्म में 5 ग्रुप बनेंगे, दूसरी में 7 और तीसरी में 9। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड इफ ईच ग्रुप विल बी अलॉटेड ए रूम। अगर हर ग्रुप को एक रूम दे रहे हैं, हर ग्रुप को, तो 5 ग्रुप ये हो गए, 7 ये हो गए 12 और प्लस 9 21 ग्रुप्स बनते हैं, तो 21 रूम्स ही उनको मिलेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन थे, 3 ही पार्ट्स किए, तीनों पार्ट्स आपको 1 मार्क के मिलने वाले हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हो। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Now we will solve question number 27. If alpha and beta are the zeros of this quadratic polynomial 5x square plus 5x plus 1, then find the value of alpha square plus beta square, alpha raised to power minus 1 plus beta raised to power minus 1। सबसे पहले तो आप इसको ax square प्लस bx प्लस c से कंपेयर कीजिए इस पॉलिनोमियल को। तो a होता है x स्क्वेयर का कोफिशिएंट जो कि 5 हो जाएगा, b हमारा होता है x का कोफिशिएंट जो कि फिर से 5 हो जाएगा, और c हमारा होता है 1। क्लियर हो गया? ABC आ गया। अगर अल्फा बीटा इसके 0 हो जाए तो मैं बार बार बोलती हूँ कि हमें यहाँ सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का यूज करना है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a, और -b यानी 5 यानी -5/5 यानी -1 आ गया। और जब मैं अल्फा बीटा की बात करती हूँ तो वैल्यू होती है c/a, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 1/5 आ जाएगा। क्लियर हो गया? आपको इन दोनों रिजल्ट्स को होल्ड कर लेना है। अल्फा प्लस बीटा -1 है और अल्फा बीटा 1/5 है, और इन दोनों की हेल्प से आपका कोई भी रिजल्ट इस टाइप का इजीली कैलकुलेट हो सकता है। तो थोड़ा मैं स्क्रीन को साफ करके बाकी चीज़ों को, और यहीं पर आपको ये बताना चाहूँगी क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो ज़रा जल्दी से भाई। पहला है अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर। अगर अल्फा स्क्वेयर प्लस, देखो ये वैसे तो इसकी डायरेक्ट आइडेंटिटी है, लेकिन मुझे नहीं पता वो सभी बच्चों को याद है या नहीं है, तो मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड कर दूंगी और 2 अल्फा बीटा सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। सेम नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन तीनों को अगर मैं मिक्स करती हूँ तो ध्यान से देखो, अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वेयर माइनस 2 अल्फा बीटा। अगर कुछ बच्चों को लर्न है तो यहाँ से डायरेक्ट आप इस आइडेंटिटी पर जा सकते हो। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1 पावर 2 और 2 अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/5। जस्ट कैलकुलेट 1 - 2/5, ये वैल्यू आपकी 3/5 आ जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट का मेरा आंसर 3/5 आ जाएगा। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। तो सेकंड पार्ट के लिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन को और ऊपर करूँगी। अल्फा इज टू, बल्कि इसी को क्लीन कर देती हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए और मैं यहीं पर समझा देती हूँ। देखिए ज़रा, मुझे एक बार फिर से आपको वैल्यू देनी पड़ेगी किसकी, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -1 थी। अगर आपको याद ना हो तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1/5। ठीक है, साथ साथ नोट्स बनाते चला करो। हमें निकालना है अल्फ़ा रेज टू पावर -1 बीटा रेज टू पावर -1। पावर नेगेटिव हो तो डिनोमिनेटर में आकर पॉजिटिव हो जाती है, तो बन जाएगा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। अल्फ़ा बीटा को एलसीएम ले लो, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, बीटा बचेगा, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फ़ा। क्लियर है? ऊपर आ गए अल्फ़ा प्लस बीटा, नीचे आ गया अल्फ़ा बीटा, दोनों की वैल्यू हमारे पास ये रही। तो ऊपर तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो आ जाएगा -1 और नीचे आ जाएगा 1/5, -1 × 5/1 यानी कि -5 आपके सेकंड पार्ट का आंसर
आ जाएगा। फर्स्ट का हमने कैलकुलेट कर लिया था, हो गया। अब जो 28th क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो कि इसमें आपको चॉइस मिल रही है, ठीक है। आइदर हमने ऊपर वाला पार्ट करना है या हमने नीचे वाला पार्ट सॉल्व करना है। क्लियर है? तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। 2 डिजिट्स का एक नंबर है, उस नंबर को अगर उल्टा कर दें, रिवर्ट कर दें, आगे वाले डिजिट पीछे, पीछे वाली आगे ले जाके दोनों को जोड़ दें तो 66 सम आता है, ठीक है। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, उसकी जो दोनों डिजिट्स हैं उनमें 2 का फर्क है, तो पहले तो नंबर फाइंड करो, फाइंड द नंबर एंड हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर। अब एक बस छोटी सी बात यहाँ किसी बच्चे को अगर नहीं आती है तो समझनी है। मान लो 2 डिजिट्स का नंबर है 75, तो 75 बनता है 70 + 5 से, यानी कि 7 × 10 + 5। ये वंस प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे है। तो जब भी कोई नंबर हमने बनाना है तो टेंस प्लेस की डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करके वंस प्लेस की डिजिट ऐड कर देते हैं। क्लियर है? तो इसी को मैं थोड़ा ऊपर करके स्क्रीन को अच्छे से यहाँ समझाती हूँ आपको। हमने मान लिया कि लेट वंस प्लेस डिजिट, हमने मान लिया कि वंस प्लेस पे x आ रहा है और भाई टेंस प्लेस पे जो डिजिट आ रही है वो y आ रही है, तो नंबर क्या बनेगा? 2 डिजिट नंबर जो 10 प्लेस पे डिजिट है यानी y है, y को तो 10 से मल्टीप्लाई करो और उसमें वंस वाली डिजिट को ऐड कर दो। क्लियर हो गया? तो नंबर हमारा बन जाएगा 10y + x। लेकिन अगर इनकी डिजिट्स को रिवर्स कर देते हो, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, आफ्टर रिवर्टिंग आना चाहिए, आफ्टर रिवर्टिंग द डिजिट्स। भाई 75 था, डिजिट्स रिवर्ट कर दी, 5 की जगह 7 आ गया, 7 की जगह 5 आ गया, तो आगे पीछे हो गया, तो y की जगह x आ गया, x की जगह y आ गया, तो डिजिट रिवर्ट करके जो न्यू नंबर आएगा वो बन जाएगा 10x + y। ये ओरिजिनल नंबर है, ये इसके डिजिट्स को रिवर्ट करके आया है। क्वेश्चन क्या कहता है, याद है या भूल गए हो? क्वेश्चन कहता है कि 2 डिजिट्स का जो नंबर है और रिवर्ट करके जो नंबर आया दोनों का सम 66 है, दोनों का सम। तो ये जो मैंने बॉक्स में दोनों नंबर्स डाले हैं, इन दोनों का सम हमारा कितना आ जाएगा? 66 आ जाएगा। अब ये दोनों को ऐड करो, 10x + x तो 11x, 10y + y करोगे तो भैया 11y = 66। दोनों तरफ 11 से डिवाइड कर दो तो x + y = 6 आ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब एक कंडीशन इसने और दी है, जब हम 2 वेरिएबल्स लेते हैं तो वी नीड 2 लीनियर इक्वेशंस टू सॉल्व टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दोज वेरिएबल्स। तो अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, सेकंड कंडीशन पे आ जाओ। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, अगर वो जो डिजिट्स हैं वो उनके बीच में 2 का डिफरेंस है। अब हमें नहीं पता छोटी डिजिट कौन सी और बड़ी कौन सी है, यानी x और y में जो डिफरेंस है वो 2 का है। ये मेरी सेकंड कंडीशन आ गई और दोनों कंडीशन से 2 लीनियर इक्वेशन बन गई, जिन्हें हम अपना एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं। y से y कैंसिल, 2x = 8, तो x की वैल्यू 4 आ गई। x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए तो 4 + y = 6, y की वैल्यू 2 आ जाती है। क्लियर है? थोड़ा ऊपर चलते हैं। जो अपना ओरिजिनल नंबर था वो 10y + x था, तो अब क्या लिखोगे? द 2 डिजिट नंबर एज, द 2 डिजिट्स आएगा बच्चे नंबर एज, कितना हो गया? 10y + x, y की वैल्यू 2 आ रही है तो 10 × 2 + 4 यानी 24 आ गया। तो वो नंबर हमारा कितना हो गया? 24। बट इसने एक बात और पूछी है, हाउ मैनी सच नंबर्स आर देयर। तो ऐसे 2 नंबर बनेंगे, वो 24 की जगह 42 भी हो सकता था। देयर एग्जिस्ट 2 सच नंबर्स एंड अदर नंबर एज। पूरा आंसर देना है, नहीं तो इसी बात पर 1 मार्क आपका डिडक्ट हो सकता है। तो अदर नंबर मेरा हो जाएगा 42। मैं होप करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया है।
कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आपने मुझे ज़रूर लिखना होता है कमेंट बॉक्स में। और अगर लेक्चर पसंद आता है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को भाई शेयर किया करो। टीचर को भी थोड़े से इनाम की ज़रूरत होती है ना, तो आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। चलिए इसी के सेकंड पार्ट पर चलते हैं। विद इंटरनल चॉइस है, मतलब ये करो या ये करो। तो इसके लिए ना मैं न्यू पेज लूँगी। पहले एक बार स्टेटमेंट रीड कर देती हूँ मैं आपके लिए। 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2। न्यू पेज ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का जो इंटरनल पार्ट है, 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 3 एंड इज इक्वल टू 3 नहीं है भाई, इज इक्वल टू 2 है। पहले तो इसी को ठीक कर लो, कहीं हम गलत कर दें इसको बाद में। इज इक्वल टू 2। क्लियर हो गया। अब आगे चले। 4/√x माइनस 9/√y, ध्यान देंगे। 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। ये है आपकी प्रॉपर स्टेटमेंट जो है हमारी, और इसको हमने सॉल्व करना है। वेयर x एंड y आर पॉजिटिव, 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1 हो गया। x और y पॉजिटिव है। थोड़ा सा आपने ध्यान देना है, जब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं, मान लो बच्चे मैं 5/x लिखूं, तो क्या मैं इसको 5 इंटू 1/x ऐसे नहीं लिख सकती? और क्या मैं इसको 5 इंटू 1/x नहीं लिख सकती? क्योंकि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा तो 5 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर तो x आ जाएगा। अब ये जो 1/समथिंग है, 1/x है, इसे हम कोई और वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि जो ये इक्वेशंस हमें दी गई हैं, दीज आर नॉट एग्जैक्टली द लीनियर इक्वेशन। फर्स्टली वी विल कन्वर्ट दीज इक्वेशंस इनटू लीनियर इक्वेशन। ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। लास्ट ईयर होता था आपके सिलेबस में, सिलेबस डिलीट कर दिया गया, लेकिन क्वेश्चंस डिलीट नहीं हुए हैं। तो जितनी भी एक्सरसाइज कट हो गई हैं, उनकी स्टेटमेंट्स अगर इन मेथड से भी हो सकती हैं, तो आपको वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अब सुनो मेरी बात, हम मान लेते हैं कि जो 1/√x है वो u है और 1/√y v है। मैं एक बार आपको यहाँ साइड में समझा रही हूँ। देखो 2/√x एग्जाम में करके दिखाने की जरूरत नहीं है इतना लंबा जो मैं कहना चाह रही हूँ। इसका मतलब है 2 इंटू 1/√x, इसका मतलब है 3 इंटू 1/√y इज इक्वल टू 2। ये हो गया 2u, ये हो गया 3v इज इक्वल टू 2। तो ये जो अपनी फर्स्ट इक्वेशन है ये बन गई 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2। और अगर मैंने ऊपर नाम नहीं दिया है तो यहाँ दे दो, बाकी का अपना 1 सेकेंड लगता है, हम डिलीट कर देते हैं ताकि हमें पूरे बोर्ड पर अपना कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हम कर सकें। ठीक है, अब आ जाओ आगे। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी 4u माइनस 9y इज इक्वल टू -1। अब आपके सामने ये डायरेक्ट दो लीनियर इक्वेशन आ गई हैं। इन्हें आप एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। एलिमिनेशन विल बी इजी। तो ये देखो, या तो ये 2 है तो 4 बना लो, या 3 का 9। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और उसको यहाँ इसके नीचे लिख रही हूँ। ध्यान से देखना, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 3 2 जा 6u प्लस 9v इज इक्वल टू 6। गॉट इट? समझ में आ गई मेरी बात? अब दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड करती हूँ तो 6 और 4 हो जाएगा 10u, 9v से 9v कैंसिल और 6 माइनस 1 5 आ जाएगा। थोड़ा ध्यान देंगे आप, तो 10u इज इक्वल टू 5, u इज इक्वल टू 5/10, यानी u की वैल्यू 1/2 आपकी आ गई। इसको हम यहाँ ऊपर नोट कर लेते हैं, इसी पार्टीशन में मैं करा देती हूँ। देखो u की वैल्यू 1/2 आई है और u का मतलब है 1/√x। इसका मतलब 1/√x की वैल्यू 1/2 आई है। या तो आप इसको रिवर्ट कर दो, नहीं तो डिनोमिनेटर को कंपेयर करो तो √x की वैल्यू 2 आई है। जब आप, अब √x आ गया, मुझे √x नहीं चाहिए, मुझे x चाहिए, तो दोनों तरफ मैं स्क्वेयर कर दूंगी तो ये तो मेरा x हो जाएगा और इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब आपने u वाली वैल्यू को ही यूज करना है और u वाली वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर दो। पुट u इज इक्वल टू 1/2 इन फर्स्ट। ये फर्स्ट यहीं से ले आई मैं। 2u देख लो ध्यान से, 2u, u के प्लेस पर मैंने पुट कर दिया 1/2 प्लस 3v इज इक्वल टू 2। 2 से 2 कैंसिल, 1 बचा, 1 को राइट में ले जाओ तो 3v इज इक्वल टू 2 माइनस 1 यानी 1। और बेटा v की वैल्यू 1/3 आ गई, लेकिन v किसके इक्वल है? 1/√y के।
तो 1/√y इज इक्वल टू 1/3, रेसिप्रोकल कर लो तो भाई √y इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस की आपने ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एक बार मैं लास्ट स्लाइड दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 के 2 पार्ट्स थे जो कि हमने कर लिए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर, और ये है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें भी 2 पार्ट्स हैं, इंटरनल चॉइस आपको गिवन है। पहले ये वाला देखते हैं, फर्स्ट वन। PA and PB are tangents drawn to a circle of center O from an external point P. P पॉइंट से O सेंटर वाले सर्कल पर ये टेढ़ा जा रहा है। एक तो ये आपका PA टेंजेंट ड्रॉ किया गया, और एक ये PB, और O हमारा सेंटर है। कोड AB, तो ये आपकी कोड AB है। मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो ये वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसके साथ ये वाला रेडियस जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 30 डिग्री है, ये इसने बताया है। इफ़ द लेंथ ऑफ द कोड इज 6 सेंटीमीटर, अगर AB की लेंथ 6 है सेंटीमीटर है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट PA, यानी कि आपने PA की लेंथ निकालनी है, एंड द लेंथ ऑफ द रेडियस OA या OB वो तो एक ही बात है अपना। ठीक है, तो हमें रेडियस की लेंथ, 2 चीज़ें हमने निकालनी है, एक तो ये PA की लेंथ निकालनी है और एक ये OA की। हम बिल्कुल वर्बल सा क्वेश्चन है, आसानी से इसको समझ सकते हैं। आप अगर देखें एक बार, थोड़ा सा इसको फिर से इरेज कर दूं, और जो मेन बात है उसको अगर मैं हाईलाइट करूं, तो ये O से तो मेरा रेडियस है OA। सुनना मेरी बात, ये सारी बातें आप सॉल्यूशन में खुद लिख लेना। ये मेरा टेंजेंट जा रहा है PA, क्लियर है? थोड़ा सा ये अब देखो, और टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। कंप्लीट एंगल 90 होता है। अगर इस कंप्लीट एंगल के मैं ये 2 पार्ट्स कर दूं, तो ये अंदर वाला एंगल मेरा 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल मेरा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। इज इट ओके? भाई आप इसको कैसे लिखोगे? एंगल OAB इज 30 डिग्री, बट एंगल OAP 90 है, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। OAP के आप 2 पार्ट्स करोगे, OAB प्लस BAP इज इक्वल टू 90, इसको 30 रखोगे तो जो आपका एंगल BAP है वो 60 आ जाएगा। दिख गया? एंगल BAP 60 आ जाएगा। गॉट इट? सिमिलरली जब OA रेडियस है तो OB भी रेडियस है। जब ये वाला एंगल 30 है तो ये वाला एंगल 30 है, तो ये बाहर वाला भी कितना आ जाएगा 60 डिग्री। समझ में आ रही है मेरी बात? अब आप केवल ये ट्राइंगल ले लो ABP, ठीक है? अब आप ले लो ट्राइंगल ABP, ब्लू कलर में दिख रहा है ना आपको? इस ट्राइंगल के ये 2 एंगल्स अपने 60 आ गए, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी तीसरा एंगल भी कितना आ जाएगा 60। आप एग्जाम में इसको लिख सकते हो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल B 180 है, 60 वैल्यू रखोगे तो एंगल P 60 आ जाएगा। और एंगल, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 हो गए, तो कैसा ट्राइंगल हो गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल की ये जो साइड AB है वो 6 सेंटीमीटर है, तो बाकी दोनों साइड्स भी कितनी आ जाएंगी 6 सेंटीमीटर, तो PA की लेंथ कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन यही था कि टेंजेंट PA की लेंथ आप बताएं। इरेज कर रही हूँ, दूसरे पार्ट पर चलती हूँ। रेडियस की लेंथ हमने बतानी है, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। ये हो गया रेडियस जिसकी लेंथ मैंने बतानी है R। AP की लेंथ अभी अभी मैंने निकाली है, कितनी है 6। ये मैं यहाँ से ज्वाइन कर दूँ तो ये मेरा हो गया ट्राइंगल OAP, जिसमें ये वाला एंगल 90 है, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। गॉट इट? अब मुझे करना क्या है? R की वैल्यू निकालनी है। अब ये 90 का एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड तो हाइपोटेन्यूज हो गई, तो ये दोनों बेस और परपेंडिकुलर हो गए। अब ये पूरा एंगल अगर 60 है, तो ये ऊपर वाला एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। इस ट्रायंगल को मैं एक बार यहाँ दोबारा आपके लिए बना रही हूँ, OAP। तो ये वाला एंगल हो गया 30 डिग्री, ये 90 है, ये 6 है और ये R है। ठीक है,
तो ये एंगल है जब हमारा, तो ये चीज़ तो मेरी हो जाएगी बेस, और एंगल के जस्ट सामने परपेंडिकुलर, तो टेंजेंट P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। टेंजेंट P पर जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर की वैल्यू R है और बेस की 6 है। टेंजेंट 30 होता है बच्चे 1/√3, देखो थोड़ा ऊपर कर दूँ, टेंजेंट 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू R/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6/√3 इज इक्वल टू R, तो R की वैल्यू हो जाएगी 6/√3 इंटू √3/√3, रेशनलाइज कर दिया मैंने, तो ये हो गया 6√3/3, 3 2 जा 6, यानी कि 2√3 सेंटीमीटर आपका रेडियस आ जाएगा। तो दोनों ही क्वेश्चंस का यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया है। और अब अपना और वाला पार्ट देखते हैं जो इसी क्वेश्चन की इंटरनल चॉइस में आपको दिया गया है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और आपसे एक छोटी सी थ्योरम है। ये रिजल्ट डायरेक्ट भी 1 मार्क के क्वेश्चन में यूज होता है। एक बार मैं स्टेटमेंट रीड कर देती हूँ। 2 टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। एक तो सर्कल है भाई हमारे पास, सुन लो मेरी बात ध्यान से, इधर मैं डायग्राम बना देती हूँ। ये तो अपना सर्कल है, इस सर्कल के बाहर एक पॉइंट T है जहाँ से ये टेंजेंट मैंने TP ड्रॉ किया है, और यहाँ से ये जो है दूसरा टेंजेंट मैंने TQ ड्रा किया है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? एम आई राइट? यस, बिल्कुल। और सेंटर को मैं थोड़ा साइड में ले रही हूँ, तो ये सेंटर है और ये P और Q को ज्वाइन करने वाली लाइन है, और इन दोनों को भी यहाँ ज्वाइन किया गया है। ठीक है, पूछ क्या रहा है, बहुत ध्यान से देखना। एंगल PTQ इज डबल ऑफ OPQ। देखो PTQ ये वाला एंगल है PTQ, और OPQ ये वाला एंगल है। आपको दिखाना है कि ये मैंने डबल ही लाइन लगा दी है कि ये वाला एंगल इसका डबल है। तो आप क्या करो, गिवन और वो सब आप लिख लेना। लेट एंगल OPQ इज इक्वल टू थीटा। इस एंगल को मैंने मान लिया थीटा। बहुत सिंपल प्रूफ दे रही हूँ, इससे सिंपल प्रूफ होगा नहीं आपका कहीं भी। अब आप देखो ट्राइंगल OPQ में, इन द ट्राइंगल OPQ, ध्यान से देखना है, OP एंड OQ दोनों ही रेडियस हैं। OP इज इक्वल टू OQ क्योंकि दोनों रेडियस है, और जब दो साइड्स इक्वल हों, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो P और Q एंगल भी इक्वल होंगे, तो एंगल OQP और एंगल OPQ दोनों थीटा हो जाएंगे, तो ये वाला एंगल भी थीटा आ गया। अब ट्राइंगल के दो, इस ट्राइंगल के दो एंगल्स पता लग गए, तो तीसरा तुम निकाल दो। ठीक है, इन द ट्राइंगल OPQ एंगल OPQ प्लस एंगल OQP प्लस एंगल POQ, तीनों का सम कितना हो गया 180। ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, और ये हमने निकालना है 180। ये 2 थीटा हो जाएगा, इसको राइट में ले जाओ, तो एंगल POQ आ गया 180 माइनस 2 थीटा। ठीक है, 180 माइनस 2 थीटा। कोई डाउट यहाँ तक किसी भी बच्चे को मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। अब करना क्या है, इस एंगल को इसका डबल दिखाना है, यानी कि देखो एक बार पीछे चलती हूँ, कहाँ दिखाने का नहीं लिखा मैंने, लिखा नहीं मैंने, टू शो को मैं एक बार राइट कर देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। एक्चुअल में हमें शो क्या करना है कि एंगल PTQ डबल है एंगल OPQ का, और एंगल OPQ को मैंने क्या लिया है थीटा, तो एंगल PTQ मैंने दिखाना है कि कितना है 2 थीटा है। अगर मैं एंगल PTQ को, अगर मैं इस एंगल को 2 थीटा शो कर देती हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। अब कुछ भी नहीं रह गया इस प्रूफ में, कुछ भी नहीं रह गया। आप ये देखो PTQO ब्लू कलर में क्वाड्रिलेटरल है, अगर आपने थ्योरम सारी कर रखे तो आपको पता होगा, नहीं तो ये दोनों एंगल्स 90 हैं। ये एंगल अभी मेरा कितना आया है 180 माइनस 2 थीटा, तो फोर्थ एंगल मैं निकाल सकती हूँ, फोर्थ एंगल में निकाल सकती हूँ। थोड़ा साइड में करती हूँ अब मैं स्लाइड को, और अब यहाँ आपको बताती हूँ कि इन द क्वाड्रिलेटरल OPTQ एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q, चारों का सम 360, एम आई राइट? तो एंगल O अभी मैंने निकाला है 180 माइनस 2 थीटा है, एंगल P कंप्लीट 90 है,
क्योंकि टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। एंगल टी हमने निकालना है, एंगल क्यू 90 है इज इक्वल टू 360। ठीक है, अब 90 और 90 180 और 180 और 180 360, तो ये बन गया 360 माइनस 2 थीटा प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 360, 360 कैंसिल, 2 थीटा को राइट में ले जाओ तो एंगल टी का मतलब है एंगल पी टी क्यू कितना आ गया, 2 थीटा आ गया। और थीटा हमने किसको सपोज किया था, थीटा हमने सपोज किया था एंगल ओ पी क्यू को, तो हमारा डायरेक्ट रिजल्ट आ गया एंगल पी टी क्यू इज डबल ऑफ एंगल ओ पी क्यू। थोड़ा सा मैं इसको एक फ्रेम में कर देती हूँ, छोटा कर देती हूँ। ये देखो बिल्कुल सिंपल प्रूफ मैंने अपनी तरफ से आपको देने की कोशिश की है। मैं होप करती हूँ समझ आया। कुछ भी नहीं करना, इस एंगल को आपने थीटा लेना था, ये भी थीटा आ गया, ये 180 माइनस 2 थीटा, और क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी फिर आपने यहाँ पर लगा देनी है। तो ये था बेटा जी अपना क्वेश्चन नंबर 29। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इफ 1 प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कोस थीटा देन प्रूव दैट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 और 1/2। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा बस हमें ध्यान रखना है कि किस तरह से हमने प्रोसीड करना है। ठीक है भाई, हमें टेंजेंट थीटा की वैल्यू दिखानी है, जबकि दे रखा है हमें साइन और कॉस। वैसे तो जनरली हम क्या करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में टेंजेंट वगैरह दे रखा हो तो उनको साइन कॉस में बदलते हैं, लेकिन अब उल्टा है, हमें साइन कॉस दे रखा है, हम टेंजेंट तक जाएंगे। तो अगर साइन को कॉस से डिवाइड करूं तो टेंजेंट में बदल जाता है। तो मैं यहीं पर क्या कर रही हूं कि दोनों तरफ इस इक्वेशन में कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रही हूं। अब इधर अपनी दो टर्म्स हैं तो दोनों अलग अलग हो जाएंगी, 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा बाय कॉस स्क्वेयर थीटा, और यहाँ कॉस स्क्वेयर से एक कॉस कैंसिल होकर ये बन जाएगा 3 साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक हो गया। अब देखो 1/cos स्क्वेयर थीटा बन जाएगा सीकेंट स्क्वेयर थीटा, साइन स्क्वेयर बाय कॉस स्क्वेयर बन जाएगा टेंजेंट स्क्वेयर थीटा, राइट में भी हो जाएगा टेंजेंट थीटा। दो टर्म्स मेरी टेंजेंट में कन्वर्ट हो गई, मुझे आंसर भी टेंजेंट का ही फाइंड करना है। लेकिन सीकेंट स्क्वेयर थीटा का क्या करें, तो यहाँ हमारी आइडेंटिटी आ जाती है कौन सी, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। ठीक है ना, सीकेंट स्क्वेयर थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वेयर थीटा होती है। एक टेंजेंट स्क्वेयर थीटा यहाँ ऑलरेडी है, इज इक्वल टू ये हो गया 3 टेंजेंट थीटा। तो जब इन दोनों को कंबाइंड करोगे तो ये हो जाएगा 2 टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। 3 टेंजेंट थीटा को लेफ्ट में ले आओ, ये माइनस का हो जाएगा 3 टेंजेंट थीटा, और ये 1 बचा हुआ था प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरह की एक इक्वेशन आपके सामने आ गई है। थोड़ा सा ध्यान दो तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप चाहो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट सॉल्व ना करना आए तो आप टेंजेंट थीटा को z या x या y पुट करो और ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी 2zx पुट कर लो। मुझे लगता है कई बच्चे x के साथ कन्वीनियंट होंगे, तो हम क्या कर लेते हैं कि हम पुट कर लेते हैं लेट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू z, पुट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू x। तो ये बन गई इक्वेशन अपनी 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म को ब्रेक कर दो, 2x स्क्वेयर माइनस 2x, हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो 2 आना चाहिए। ठीक है, माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x कॉमन, ये सिंपल सी चीज़ है, इसमें मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता समझाना पड़ेगा। x माइनस 1 दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो इधर बचेगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ क्या करोगे, या तो आपका x माइनस 1 0 है या 2x माइनस 1, तो यहाँ से x की वैल्यू या तो 1 आएगी या x की वैल्यू 1/2 आएगी। ठीक है, अब x क्या था, x टेंजेंट थीटा था, देख लो ऊपर x टेंजेंट थीटा था, तो इस रिजल्ट को यहाँ लोगे तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू या तो 1 आएगी या 1/2 आएगी। और यही हमारा क्वेश्चन था कि प्रूव दैट टेंजेंट थीटा इज आइदर 1 और 1/2। तो पूरे क्वेश्चन को मैं एक फ्रेम में एक बार कर देती हूँ, आप आराम से इसको देखें। मेरे ख्याल से आपको समझ आसानी से आ गया होगा। कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए बनाया गया है, उसमें अपने डाउट्स आप शेयर करें। चलिए
31 पे आ जाओ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर। इसका बस मैं हिंट दूंगी आपको। फाइंड द एंड द डेटा ऑब्टेन्ड इज गिवन हियर, फाइंड द एवरेज लेंथ। एवरेज वर्ड जहां आ जाए वहां आपने मीन निकालना है। थोड़ी सी इसमें क्या प्रॉब्लम है देखो, 118 टू 126, 127 टू 135, दिस इज नॉट ए कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कॉन्टिन्यूस करने के लिए लोअर वाले में से 0.5 माइनस करना है और अपर वाले में आपने 0.5 को ऐड कर देना है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इससे जो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा जनरली हम राइट में लिखते हैं, मैं आपके लिए लेफ्ट में यहाँ लिख रही हूँ। तो जो कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल बनेगा बच्चे, 118 में से माइनस करोगे तो 117.5 से लेकर 126.5, सेकंड का यहाँ लिखेंगे तो ये बनेगा 126.5 टू 135.5। इसमें से करेंगे 136 में से माइनस, मतलब कॉन्टिन्यूस हो गया, 126.5 पे ख़त्म हुआ, वहीं पे स्टार्ट हो गया अगला इंटरवल। ठीक है ना, पहले वाले की अपर लिमिट और दूसरे वाले की लोअर लिमिट मैच करनी चाहिए हमारी, ये मेन फंडा है। तो ये आ गया 144.5, 144.5 टू 153.5 और बच्चे 153.5 टू 162.5 और 162.5 टू 171.5 और 171.5 टू 180.5। अगला स्टेप होता है इनके मिड पॉइंट्स निकालने का, जिसे आप मिड पॉइंट भी बोल देते हो और क्लास मार्क भी बोल देते हो, जो XI है, यानी 117.5। पहले मैं इसका क्लास मार्क निकाल रही हूँ, तो ऐड करेंगे, टेक्निकल टर्म यूज करोगे तो 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। 244 आया है तो मिडिल टर्म मेरी आ जाएगी आपकी 122। अब सुनो, मैं आगे नहीं जाऊंगी, इन दोनों में कितने का फर्क है, 9 का, तो इनमें भी मैं 9 ऐड करती चली जाऊंगी। 131, 140, 149, 9 7 16, 156, 165 और 170, नहीं 65 नहीं, यहाँ गलत कर दिया मैंने, 156, ये 158 यहाँ गलत हो गया, ये हो गया 158, 9 8 17, 167 और 9 7 16, यानी कि 176। अब ये तो डाटा हो गया और ये फ्रीक्वेंसी। आप चाहो तो डायरेक्ट FI/XI करो, डायरेक्ट FI/XI करो एंड फाइंड द मीन, नहीं तो आप एज्यूम्ड मीन भी ले सकते हो। तो मैं ले लेती हूँ 149 को एज्यूम्ड मीन। ठीक है, और यहाँ पर अपना एक कॉलम बना लेते हैं, DI इज इक्वल टू XI माइनस A। तो 122 में से 149 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा -27। ठीक है, -27 और आगे मेरा आ जाएगा 131 में से -18, फिर 9 कम करते चले जाओ, 0 9 18 और 27। अब ये आपकी फ्रीक्वेंसी थी ये वाली और ये DI था, तो बच्चे हम बना लेंगे FI/DI और इससे आगे सॉल्व करेंगे। तो 27 3 जा 81, 18 5 जा 90, 9 9 जा 81, 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 5 9 जा 45, 18 4 जा 72, 27 2 जा 54। आप यहाँ निकाल लीजिए सिग्मा FI/DI। क्लियर है, सिग्मा FI/DI। अब मेरी सुनो, 3 ऊपर नेगेटिव टर्म्स है तो कितना आएगा सम, 16 और 9 252 माइनस का आएगा, इनका सम आएगा 171। इन दोनों को फिर करोगे तो 2 में से माइनस करोगे तो 1 आएगा, 15 माइनस 7 8 आएगा, माइनस का 81 हमारा ये सम आना चाहिए। लेट मी चेक, हाँ जी बिल्कुल सही है ना, बार बार फिर कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होती है। तो पॉजिटिव पार्ट को अलग ऐड कर दिया, नेगेटिव को अलग, ये आ गया -81। थोड़ा सा मैं स्लाइड को इधर कर लेती हूँ और अब मैं निकालती हूँ आपका मीन। तो अब हम स्टेप डेविएशन से मीन का क्या फॉर्मूला है, A प्लस सिग्मा FI/DI बाय सिग्मा FI। A की वैल्यू 149, ये आपके सामने -81 डिवाइडेड बाय सिग्मा
F5 आपका देखो, ये मैंने पहले ही सर्कल किया हुआ है, कितना आ रहा है 40 आ रहा है, आपको ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो 149 माइनस 2.025 आ जाएगा। तो इसको जब आप ऐड इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आई एम राइटिंग द आंसर डायरेक्टली 146.975 आपका एवरेज आ जाएगा। शायद ये यहाँ मेरे पीछे छिप गया होगा आंसर, तो आप यहाँ इसको दोबारा से देख सकते हो। ठीक है, ये देखिए पूरे क्वेश्चन को मैंने एक फ्रेम में कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन था बेटा जी सेक्शन नंबर सी का। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। लेक्चर समझ आए, पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। थैंक यू।